हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास के अंदर हम जनरल साइंस को कंप्लीट करने वाले हैं। और जनरल साइंस के अंदर हमने प्लांटों का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा पहला क्लासिफिकेशन के अंदर हमने मोनेरा को स्टार्ट किया था। तो मोनेरा के अंदर हमने बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और बात की जाए हमारे नील हरे शैवाल की आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन कहते हैं। तो ये क्लास आपके लिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां जनरल साइंस का वेटेज आपका रहता है, और हमने देखा भी है कि जनरल साइंस का वेटेज धीरे धीरे एग्जाम में क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसी की आज बात करने वाले हैं कि जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी आपका एग्जाम है कोई भी, उसके अंदर जहाँ भी साइंस आपसे पूछी जाती है उसके लिए आपकी ये वीडियो आज की बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी यूट्यूब पर आपको ये जनरल साइंस की जो क्लासेज दी जा रही हैं वो बिल्कुल फ्री अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इनको क्लासों को शेयर कीजिए, जिससे कि हर बच्चे तक ये क्लास पहुंच सके। तो बात करते हैं, देखो आज की क्लास के अंदर हमारे पास टॉपिक है नील हरे शैवाल का, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, यानी बीजीए भी इसको बोला जाता है। नाम याद रखना है, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो नाम सुना होगा आप लोगों ने कि अक्सर जहाँ पर नमी रहती है, पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, वहाँ पर कुछ समय बाद लंबे समय तक पानी भरा रहता है, तो उस जगह पर हरे रंग की, ग्रीन कलर की एक चोई जम जाती है, जिसको हम आम भाषा में चोई के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, शैवाल। तो ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, स्वच्छ जल में भी मिलती है, अधिकांशतः तो हमें स्वच्छ जल में मिलती है, साफ सुथरे पानी में देखने को मिलेगी, जो बहता हुआ पानी रहता है वहाँ। लेकिन ये कुछ खारे पानी समुद्रों में भी पाई जाती है, और इसी ब्लू एल्ग्रीन ग्रीन एल्गी की वजह से ही, या बीजीए की वजह से, या हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की वजह से, समुद्र के अंदर देखो ये अलग अलग रंगों में पाई जाती है, अलग अलग वर्णक इनके अंदर पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके अंदर होती है, इसलिए ये हरे रंग की होती है। तो यदि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है हरे रंग का वर्णक, तो ये हरे रंग की दिखाई देती है। ये लाल रंग की भी होती है, तो उस वजह से इसके अंदर वर्णक पाए जाते हैं, उस आधार पर जिसके अलग अलग रंग हमें देखने को मिलते हैं। तो आज बात करने वाले हैं हम इसी ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। इसके अंदर हमारी आज 5वीं क्लास है इसकी। हमने प्लांट क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था, और 1 बाय 1 हमने सारे क्लासिफिकेशनों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। मोनेरा वाला भाग हमारा चल रहा है, मोनेरा के अंदर आज हमारी ये लास्ट क्लास है। मोनेरा किंगडम हमारा आज क्या हो जाएगा, कंप्लीट। फिर उसके बाद हम अगली क्लास के अंदर आपके लिए प्रोटेस्टा को लेकर आएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है ब्लू ग्रीन एल्गी। यदि ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो इसी को हम बोल देते हैं क्या, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल इसको बोला जाता है। शैवाल बोलो, चोई बोलो, काई बोलो, ये इसी के नाम है। जनरली नाम याद रखना है आपको, एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी, ये रेड कलर की भी होती है, ब्लू की भी होती है, ग्रीन भी होती है। इस वजह से ये हमें समुद्र का पानी भी, अक्सर आपने देखा होगा कि जिस समुद्र का पानी लाल सागर जिसको बोला जाता है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर लाल रंग की शैवाल पाई जाती है, जिसकी वजह से उसका पानी कैसा नजर आता है, लाल। तो आज इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में, इन्हीं टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो बात की जाए हमारी इसके अंदर, तो यदि जो हमारा दो जगत वर्गीकरण का जो सिद्धांत दिया गया था, उसके अनुसार हमने जो बीजीए है हमारी, उसको हमने रखा था किसके अंदर, साइनोफाइसी के अंदर रखा गया था। अर्थात हम बाल बोले तो मिक्सोफाइसी के अंदर इसको रखा गया था, एक ग्रुप बनाया गया था। लेकिन अब हम यदि बात करते हैं, इस नील हरे शैवाल को हम किंगडम किसके अंदर रखते हैं, मोनेरा के अंदर हम इसको स्टडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोनेरा के अंदर हमने उन जीवों को रखा है जिनके अंदर कैसी कोशिका पाई जाती है भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसके अंदर देखने को हमें मिलती है, वो सारे जीव हमारे पास किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर आते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं हमने जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, उन सभी को हमने किसके अंदर रखा है, तो मोनेरा जगत के अंदर रखा हुआ है। दूसरी बात करें, अब बीजियो को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया नाम आईसीबीएन के द्वारा, नाम याद रखना है, आईसीबीएन 1978 में दिया गया था, जिसे हम इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया बोला जाता है। तो नाम याद रखना है। दूसरी इसकी प्लेस की यदि बात करें कि जी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो बीजीए जो हमें देखो मिलेगी स्वच्छ जल में, अधिकांशतः वहीं मिलेगी, लेकिन लवणीय जल में, जिसको हम खारा पानी कहते हैं, मतलब समुद्रों में भी देखने को हमें ये मिलेगी।
तो और दूसरी यदि बात करें स्थलीय आवास में भी हमें अक्सर ये देखने को मिल जाती है कहीं ना कहीं। दूसरी बात करें ये साइनोबैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि ये BGA जिसको हमने बोला है या ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम बोल रहे हैं, इस पृथ्वी पर O2 पैदा करने वाले प्रथम सजीव कहलाती हैं। ये बात आपको याद रखना है। पहले सजीव जिन्होंने इस पृथ्वी पर क्या उत्पन्न की थी, ऑक्सीजन उत्पन्न की हुई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और साथ में कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। तो पहले जीव कहलाते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो की गई थी वो प्रकाश संश्लेषी थे, ऑक्सीजनिक थे और कैसे थे, प्रोकैरियोटिक। तो मतलब ऐसे जीव जिन्होंने इस पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन का निर्माण किया था, वो जीव हमारे कैसे थे, ऑक्सीजनिक थे। मतलब वो थे हमारे साइनोबैक्टीरिया, जो कि वो हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब इनकी अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कोशिकाएं बहुत प्रिमिटिव प्रकार की हैं, आदिम प्रकार की है, बहुत पुरानी कोशिकाएं जिसके अंदर झिल्ली कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो वो बात इनकी होती है। तो ठीक है, बात करते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड में आ जाता है कि अभी हमने पढ़ा इनके बारे में कि ये अलग अलग रंग की होती है। तो ये रंग इसको देने के लिए इसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। इस वर्णक की वजह से ही ये शैवाल जो है ना हमारी अलग अलग रंग की हमें दिखाई देती है। जैसे कि मान लो इसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो कि इसको कैसा रंग प्रदान करेगा भाई, हरा रंग प्रदान करेगा। इसकी वजह से ये हरी दिखाई देती है। यदि इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, इसकी वजह से ये हमें कैसी दिखाई देती है, पीली दिखाई देती है। और यदि इसके अंदर हमें मिल जाता है कौन सा वाला, फाइकोसाइनिन, तो इसकी वजह से ये नीली दिखाई देती है, नीली शैवाल। और लाल शैवाल किसकी वजह से दिखाई देती है, फाइकोइरिथ्रिन, तो इसकी वजह से ये हमें लाल दिखाई देती है। तो ये अलग अलग रंग के वर्णक इनके अंदर पाए जाते हैं, उसकी वजह से इस शैवाल का रंग क्या होता है, अलग अलग। ये आपको नाम याद रखने हैं कि क्लोरोफिल ए हरा रंग प्रदान करेगा, कैरोटीनॉइड पीला रंग प्रदान करेगा, और सी फाइकोसाइनिन इसको नीला रंग प्रदान करेगा, और फाइकोइरिथ्रिन इसको लाल रंग प्रदान करेगा। एक नोट पॉइंट में हमें अच्छा क्वेश्चन दे रखा है जो अक्सर एग्जामों में हमसे पूछा गया है, क्या है कि देखो जो साइनोबैक्टीरिया, देखो बार बार मैं नाम लूंगा, साइनोबैक्टीरिया बोलूं या मैं इसको BGA बोलूं या फिर मैं इसको नील हरे शैवाल बोलूं, तो बात कर रहे हैं हम इसी की, साइनोबैक्टीरिया की। तो साइनोबैक्टीरिया है, एक नाम है उसका जो याद रखना है आपको, ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम जो है ना वो लाल रंग की शैवाल होती है। एक साइनोबैक्टीरिया है कैसे रंग का, लाल रंग का। इसी वजह से हमारे पास जो लाल सागर होता है, रेड सी होता है ना, उसका पानी हमें कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो अक्सर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि लाल सागर का पानी लाल दिखाई देता है, उसके पीछे वजह क्या है, तो भाई उसके पीछे है साइनोबैक्टीरिया। यानी उसके अंदर पाया जाता है क्या, हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, जो कि किस रंग का पाया जाता है, उसके अंदर लाल रंग का पाया जाता है। इस वजह से उस समुद्र का पानी हमें कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, एक शैवाल की वजह से। अक्सर ये शैवाल हमें हमारे घरों के अंदर आसपास भी देखने को मिल जाती है, जहाँ लंबे समय तक क्या भरा रहता है, पानी। अक्सर देखा होगा हमने, बहुत लंबे समय तक हमारा पानी भरा रहता है, कुछ समय बाद वहाँ पे शैवाल जम जाती है, जिसको हम हमारे क्षेत्रीय भाषा में यदि बात करें तो इसको काई के नाम से भी जानते हैं, चोई के नाम से भी इसको बोला जाता है। ग्रीन कलर की होती है, फिसलन भी पैदा करती है। जिस जगह पर ये जम जाती है वहाँ पर इसका फिसलन होता है, लेकिन ये है बहुत फायदे की। इसका बहुत सी शैवाल ऐसी है जिसका भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है, कुछ औषधियाँ बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें पता चला कि देखो लाल सागर का रंग जो है ना वो लाल होता है ना, उसके पानी का रंग जो लाल होता है वो किसकी वजह से होता है, एक शैवाल की वजह से होता है। नोट डाउन करना है आपको। अब कुछ डिफरेंट फॉर्म हमें इसके पढ़ने हैं, अलग अलग रूपों में हमें BGA देखने को मिलती है, इसके अलग अलग रूप हैं। अब वो रूप क्या है, देखो उनकी हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर की यदि बात की जाए तो इसका मतलब यह है कि कुछ BGA जो है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना, वो एक कोशिकीय रूप में पाई जाती है। मतलब पूरा का पूरा शरीर उसका किससे मिलकर बना होता है, एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ऐसी कौन सी है वो हमें याद रखना है। BGA केवल यूनिसेलुलर रूप में पाई जाती है, वो है हमारी कौन सी, स्पाइरुलिना। ये बात याद रखना है आपको, स्पाइरुलिना नाम याद रखना है आपको, इसको स्पाइरुलिना, जो कि हमें एक कोशिकीय रूप में पाई जाती है। कुछ नोट पॉइंट हमें दे रखे हैं स्पाइरुलिना के लिए। इसको खाने के काम में लिया जाता है। देखो हमने अभी पढ़ा था इसके बारे में कि इस शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में भी इसका किया जाता है, फूड मटेरियल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, बात याद रखना है। बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छी खासी प्रोटीन पाई जाती है, लगभग 71% प्रोटीन होती है।
जब इसके अंदर 71% प्रोटीन हमें पाई जाती है तो बिल्कुल खाने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दूसरी यदि इसकी बात करें स्पाइरुलिना की, इसे पानी के टैंक में आसानी से कृत्रिम रूप से हम उगा सकते हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं, अक्सर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। अतः यह जंतुओं का क्या कहलाती है, चारा कहलाती है। जंतुओं का चारा का मतलब यह है कि उनके लिए भोजन क्या कराती है, ये उपलब्ध कराती है। और भोजन बनने के पीछे वजह यही है कि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, यानी 71% प्रोटीन शैवाल के अंदर हमारी पाई जाती है। तो अक्सर आपने देखा होगा सोयाबीन है हमारे पास, सोयाबीन के अंदर भी हमें बहुत सारी प्रोटीन मिलती है, ये बात भी हमें याद रखना है। सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर भी हमें करीबन 42 से 46% प्रोटीन देखने को मिलती है, तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है। दूसरी हम मशरूम की बात करते हैं, मशरूम, मशरूम के अंदर भी बहुत अच्छी प्रोटीन हमें देखने को मिलती है, करीबन 30 से 38% प्रोटीन पाई जाती है। दूसरा आपने देखा होगा अंडा, जिसको हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं, अंडे के अंदर करीबन 13% प्रोटीन पाई जाती है। दालों के अंदर यदि हम बात करें तो 20 से 21% प्रोटीन पाई जाती है। तो उस हिसाब से यदि इसको देखा जाए तो 71% प्रोटीन हमारे लिए बहुत लाभदायक है, तो भोजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे फॉर्म की बात करते हैं, दूसरा फॉर्म है कॉलोनियल, यानी निवही। निवही मतलब कुछ बीजें ऐसी होती हैं जो ग्रुप में पाई जाती हैं, एक साथ बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठा होकर रहती हैं, उसे हम बोल देते हैं कॉलोनियल या निवही। तो कुछ बीज ये निवही रूप में होती हैं, अर्थात अनेक कोशिकाएं एक कॉलोनी बनाकर रहती हैं, बहुत सारा ग्रुप बना लेती है, जिसको हम नाम दे देते हैं क्या, कॉलोनी तैयार करके रहती है। और ऐसी कौन है जो कॉलोनी के रूप में रहती हैं, जैसे कि एनाबीना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, और माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस, ये तीन नाम अभी हमने पढ़ लिए हैं। कि एक तो शैवाल हमारे पास कैसी है, जो कि एक कोशिकीय होती है, जिसका नाम हम याद रखेंगे कौन, स्पाइरुलिना, जिसको हम जंतुओं का क्या कहते हैं, चारा कहते हैं। दूसरी आ जाती है हमारे पास क्या, कॉलोनियल, जो कि ग्रुप में रहना पसंद करती है, एक समूह बनाकर अपना रहती है, जिसे हम बोल देते हैं कॉलोनी के रूप में रहती है। इनमें नाम आ जाता है हमारा किसका, एनाबीना का और माइक्रोसिस्टिस का, ठीक है। तीसरा टाइप इसका आ जाता है हमारे पास फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब होता है ये कुछ तंतुओं के रूप में पाई जाती है, कुछ फिलामेंट इसके बन जाते हैं, उस रूप में रहना पसंद करती हैं। तो कुछ बीजीय फिलामेंटस होती हैं, इनके शरीर में कई कोशिकाएं एक लाइन में, एक कतार में व्यवस्थित हो जाती हैं, और बीजीय के तंतु को हम ट्राइकोम कहते हैं, ये बात भी याद भी रखना है। बहुत सारे तंतु होते हैं, ये तंतु इकट्ठे हो जाते हैं, वो बनाते हैं, जैसे ऑसिलेटोरिया, नाम याद रखना है आपको ऑसिलेटोरिया का। ऑसिलेटोरिया से अक्सर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, एक फिलामेंटस शैवाल का नाम बताइए, तो वो है हमारी कौन सी, ऑसिलेटोरिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म थे हमारे पास किसके, बीजीए के। बीजीए हमें अक्सर अलग अलग रूपों में देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहला रूप था इसका हमारे पास क्या, एक कोश के रूप में मिलेगी। दूसरा था इसका एक ग्रुप में देखने को मिलेगी, समूह बनाकर रहेगी, कॉलोनी के रूप में रहेगी। और तीसरा था फिलामेंटस, तंतु में जिसको हम बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल था तंतु में का हमारे पास ऑसिलेटोरिया, और हमारा जो कॉलोनी के रूप में रहती है उसमें थी हमारे पास एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस, और एक कोश के रूप में पाई जाती है उस शैवाल का नाम है हमारा क्या, स्पाइरुलिना। तो बात करते हैं, देखो आगे हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म में आ जाते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, देखो साइनोबैक्टीरिया। हमने क्या किया, पिछली क्लास के अंदर हमने यू बैक्टीरिया को डिस्कस किया था आपसे, तो यू बैक्टीरिया हमने वहां डिस्कस किए थे आपसे, और साइनोबैक्टीरिया आज हम पढ़ रहे हैं। तो इनमें कुछ डिफरेंस हमें दे रखा है कि इनके अंदर क्या क्या अलग से ऐसा है कि जो पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का हमने पढ़ा है कि इसके अंदर देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसका मतलब ये है कि ये भोजन बनाने का काम करती है, और प्रकाश संश्लेषण यदि इसके अंदर हो रहा है तो ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही है कि सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके क्लोरोफिल की सहायता से जल कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये भोजन बनाने का काम करती है, और साथ में कौन सी गैस रिलीज करती है, ऑक्सीजन। तो जब पृथ्वी पर पहली बार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई होगी, जिसने ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू किया होगा, तो वो हमारे पहले जीव हैं प्रोकैरियोटिक, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो पहली बार पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पन्न करने का जो काम हुआ होगा वो किसने किया भाई, हमारे पास इनने किया। लेकिन इनसे पहले भी ऑक्सीजन का निर्माण किया गया था, लेकिन वो ऑक्सीजन उन जीवों के द्वारा अपने ही कामों में उपयोग कर ली जाती थी, लेकिन वो फ्री अवस्था में हमें नहीं मिलती थी। जैसे है हमारे पास बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ने भी ऑक्सीजन का निर्माण किया हुआ है, इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है, लेकिन वो ऑक्सीजन उन्हीं के ही कामों में उपयोग कर ली जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया हमारे पास हैं, इनने पहली बार ऑक्सीजन का उत्पादन तो किया, लेकिन इनकी ऑक्सीजन बाहर वातावरण में भी हमें मुक्त रूप में मिलने लगी। तो अब वातावरण जो था ना हमारे पास, वो कैसा हो गया, हमारा ऑक्सीकारक हो गया।
मतलब इस पृथ्वी पर जब पहली बार जीवन की उत्पत्ति हुई होगी तो वो वातावरण ऐसा होगा कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती होगी, मतलब वो वातावरण अपचाई जाता है। क्वेश्चन अपचाई था, मतलब क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर किसी जीव की या जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय का वातावरण कैसा था हमारे पास, उस समय का वातावरण कैसा था हमारे पास, उसकी यदि हम बात करें तो उस समय का वातावरण हमारा अपचाई था। तो वो माध्यम था किसी नए जीव को उत्पन्न होने के लिए। लेकिन आज हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, तो आज वातावरण ऑक्सीकारक हो गया है, तो आज नए जीव की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। तो इस तरीके से पहली बार पृथ्वी पर जीवन का क्या हुआ था, निर्माण हुआ होगा। तो ये बहुत मायने रखता है हमारे पास कि वातावरण आज हमारा ऑक्सीकारक है। जब ऑक्सीजन नहीं थी उस समय पर नए नए जीवों की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। कभी क्लास हमारी बनेगी, वहां पर हम जीवन की उत्पत्ति के बारे में एक डिटेल क्लास को हम आपके सामने लेके आएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। तो इनके अंदर साइनोबैक्टीरिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके अंदर हो रही है। दूसरी यदि हम बात करें कि झिल्ली युक्त संरचना इसके अंदर पाई जाती है थाइलेकोइड। ये बात याद रखना है भाई, हमने पढ़ा है कि यू बैक्टीरिया जो हमने पढ़े थे या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर एक झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है जिसे हम थाइलेकोइड कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजनिक होता है भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है इसके अंदर, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजनिक है, ऑक्सीजन उत्पन्न करेगी और वातावरण में भी ये ऑक्सीजन रिलीज होगी। अब इसके अंदर कुछ वर्णक पाए जाते हैं, इसकी वजह से ये साइनोबैक्टीरिया हमें अलग अलग रंग के देखने को मिलते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए है तो ये हमें कैसे रंग का मिलेगा भाई, हरे रंग का मिलेगा। यदि कैरोटीनॉइड पाया जाता है तो ये पीले रंग का देखने को मिलेगा। सी फाइकोइरिथिन या सॉरी सी फाइकोसाइनिन, इसकी वजह से कैसा होगा जी, नीला हो जाएगा। और फाइकोइरिथ्रिन की वजह से लाल देखने को मिलेगा। दूसरी यदि इसके अंदर हम बात करें, इसके अंदर न्यूक्लियोइड या डीएनए जिसको हम बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। दूसरी बात करें हम, राइबोसोम भी इसके अंदर मिलेगा, लेकिन किस टाइप का मिलेगा, 70S टाइप का मिलेगा। यदि राइबोसोम की यदि हम बात करें, जो हमारे पास राइबोसोम है वो दो तरीके का देखने को मिलता है, एक 80S टाइप का होता है और एक 70S टाइप का होता है। तो 70S का राइबोसोम जो है ना वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो दो फॉर्म है राइबोसोम के। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक कोशिकांग है हमारे पास। तो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। दूसरा इसके अंदर हमें डीएनए भी मिलेगा जिसे हम न्यूक्लियोइड भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डीएनए मिलेगा ना हमें वो कैसा मिलेगा, सर्कुलर डीएनए मिलेगा, डबल स्ट्रैंडेड होता है और हमारे पास, ये बात भी आपको याद रखना है। दूसरी हम बात करते हैं देखो किसकी, यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया के अंदर झिल्ली युक्त संरचना तो थी, लेकिन उसको यहाँ पर बोला जा रहा था कि क्रोमेटोफोर, याद रखना है क्रोमेटोफोर। और यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया के अंदर झिल्ली युक्त संरचना को बोला जा रहा है क्या, थाइलेकोइड। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन हमसे बहुत पूछे जाते हैं कि थाइलेकोइड नाम की संरचना पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर या साइनोबैक्टीरिया के अंदर, तो जवाब होगा हमारा साइनोबैक्टीरिया के अंदर। तो फिर बात बनती है हमारे पास कि यू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया के अंदर तो झिल्ली युक्त संरचना थाइलेकोइड पाई जाती है, तो फिर क्रोमेटोफोर संरचना किसके अंदर देखने को मिलेगी, तो वो जवाब आता है हमारे पास यू बैक्टीरिया बोलो या फिर बैक्टीरिया बोलो, उसके अंदर हमें संरचना मिलती है। दूसरा, इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजनिक हो गई, लेकिन यू बैक्टीरिया के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है, नॉन ऑक्सीजनिक होती है। ऑक्सीजन का निर्माण तो इनके अंदर होता है, लेकिन ऑक्सीजन बाहर वातावरण में प्रोड्यूस नहीं की जाती है। इसकी बात करें तो इसके अंदर भी हमें कुछ वर्णक देखने को मिलते हैं, निम्न वर्णक पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड बी, दो तरीके का ये हैगा हमारे पास, और एक है हमारे पास बैक्टीरियोविरिडिन जो कि इसको हरा रंग प्रदान करता है। तो ये थे कुछ पॉइंट हमारे पास किसके, शैवाल के और यू बैक्टीरिया के। यू बैक्टीरिया को हम पिछली क्लास में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। एक नोट पॉइंट हमें दे रखा है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम, एक लाल रंग का साइनोबैक्टीरिया है, लाल सागर का पानी लाल इसी के कारण होता है, तो हमने पिछले नोट पॉइंट में इसको डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब देखो बीजीए और क्या काम करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी की हम बात करें, शैवाल की बात करें, नील हरित शैवाल बोले हम, बात एक ही है, बार बार नाम आएगा आपके लिए। ये क्या करती है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करती है। दो तरीके से करती है, एक तो सहजीवी रूप में करती है और एक मुक्त जीवी के रूप में करती है। सहजीवी के रूप का मतलब ये होता है कि दो जीव एक साथ में रहते हैं, एक तो हमें शैवाल देखने को मिलेगी, एक कोई दूसरा जीव इसके साथ रहेगा और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगी। मुक्त रूप का मतलब होता है कि ये अकेले ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है, मतलब पेड़ पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है, और पेड़ पौधों को जैसे ही नाइट्रोजन मिल जाती है तो वो पेड़ पौधे अपने अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, पेड़ पौधों की वृद्धि विकास अच्छा होता है
और वो आसानी से क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो बात करते हैं, देखो सिम्बायोटिक फॉर्म की बात करते हैं, जिसे हम सहजीवी रूप में कहते हैं। तो सहजीवी रूप में पाई जाती है हमारे पास कौन कौन सी, देखो एनाबीना और नॉस्टॉक। नाम याद रखना है, बहुत क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि ऐसी शैवाल का नाम बताओ जो सहजीवी रूप में अपना जीवन यापन करती है। तो एक तो है हमारे पास एनाबीना और दूसरी है हमारे पास कौन सी, नॉस्टॉक। तो बात करते हैं, देखो ये ब्लू ग्रीन एल्गी कई पौधों के साथ सहजीवी रूप में पाई जाती है और उन पौधों के साथ में रहकर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगिकीकरण का काम करती है। जैसे कि हम बात करें एजोला की पत्तियों में, एजोला के साथ पाई जाती है, तो जिसको हम बोल देते हैं एजोला की पत्तियों में। एजोला की पत्तियों में पाई जाएगी, साइकस की कोरालॉइड जड़ों में पाई जाएगी। यदि एजोला की देखो बात करें, नोट पॉइंट दे रखा है एक में, यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, यदि ये एजोला हम चावल के खेतों में उगाया जाए तो चावल की उपज में 50% तक वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि एजोला के साथ में कौन पाई जाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली, एक एनाबीना और एक नॉस्टॉक हमें देखने को मिलती है। इसलिए चावल की खेती के लिए एजोला का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और एजोला की वजह से वहां पर उत्पादन क्या हो जाता है, 50% तक बढ़ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास था, अक्सर एग्जाम में आपसे ये पूछा गया है। तो एजोला के साथ में कौन हमें सहजीवी रूप में देखने को मिलेगी, तो नॉस्टॉक और एनाबीना। दूसरी बात करें नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में हमें दे रखा है क्या कि देखो बीजीए में नाइट्रोजन यौगिकीकरण, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन N2 फिक्सेशन कहते हैं, एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। भाई ये नाम याद रखना है। देखो इस ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए एक हेटेरोसिस्ट नामक कोशिका पाई जाती है, जो कि एक अहरित कोशिका होती है। भाई ये बात आपको याद रखना है। दूसरी हम बात करें, देखो फ्री लिविंग के रूप में, फ्री लिविंग के रूप की बात की जाए तो फ्री लिविंग का मतलब ये मुक्त रूप में पाई जाती है। मुक्त रूप का मतलब ये है कि ये किसी के साथ सहजीवी संबंध नहीं बनाती है। उसमें देखो एनाबीना भी आ जाती है हमारे पास, नॉस्टॉक भी आ जाती है और ओलोसिरा भी हमारे पास आ जाती है। ये भी इस तरीके से रह सकती है, जिन पौधों के साथ सहजीवी रूप में भी रह सकती हैं और फ्री लिविंग के रूप में भी रह सकती हैं, और ये मिट्टी में मुक्त रूप से पाई जाती हैं, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करती हैं। जैसे ओलोसिरा की बात करते हैं हम, यह बीजीय चावल के खेतों में अत्यधिक पाई जाती है और पानी में आसानी से उग जाती है, और इस बीजीय के द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण की क्रिया होती है। इससे चावल की उपज भी बहुत बढ़ जाती है। तो हमारे पास एक एजोला है और एक हमारे पास कौन है, ओलोसिरा। ये चावल की खेती के लिए, धान की खेती के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इनकी वजह से हम 50% तक फसल में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। एक है हमारे पास ऑसिलेटोरिया, जो कि एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया था हमारे पास। यह भी चावल के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करती है। तो ये कुछ इसके रूप थे जो हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं और हम इनका उपयोग हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है। अब हम बात करते हैं, देखो इनके नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया, इनके विभिन्न विभिन्न रूप हमारे पास हो गए हैं। तो अब बात करते हैं देखो इनकी रिप्रोडक्शन की, मतलब इनके अंदर प्रजनन किस तरीके से हो रहा है। प्रजनन मतलब ये अपनी संख्या को किस तरीके से बढ़ाएंगे, इसमें किस तरीके से जनन होता है। तो उसकी यदि बात की जाए तो हमारे पास जो बीजीए है, साइनोबैक्टीरिया है, उसमें जनन की मुख्य रूप से दो विधियां हैं, एक कायिक जनन है और एक अलैंगिक जनन है। तो कायिक जनन का मतलब हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों के अंदर, इनके ही शरीर के भाग से एक नई बीजीए का निर्माण हो जाएगा और आसानी से वो अपना जीवन यापन करेंगे। जैसे कि कायिक जनन में बात करें, बाइनरी फिजन हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम द्विविखंडन कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जनन की सबसे सामान्य विधि है, हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना में जो जनन होता है ना, वो कायिक जनन होता है, आसानी से अपना विभाजन करती है, दो भागों में बढ़ जाता है इसका शरीर और हर एक भाग से एक नया जीव बनकर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। दूसरा आ जाता है फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम खंडन कहते हैं, मतलब बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, जो जिसे हम हॉर्मोगोनिया या हॉर्मोसिस्ट के निर्माण के द्वारा होता है। तो ऑसिलेटोरिया में आपको याद रखना है कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जनन किसमें होता है, स्पाइरुलिना के अंदर होता है, और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन की क्रिया के द्वारा किसमें जनन होता है, ऑसिलेटोरिया। तो याद रखना है आपको कि बाइनरी फ्यूजन का उदाहरण स्पाइरुलिना हो जाएगा हमारे पास और फ्रेगमेंटेशन का हो जाएगा हमारा ऑसिलेटोरिया। नेक्स्ट आता है फिर दूसरा टाइप हमारे पास क्या, अलैंगिक जनन। तो देखो अलैंगिक जनन की बात करें तो भाई देखो जनन की यदि बात करें तो हर जीव का काम ही है, जनन का मतलब अपनी संख्या बढ़ाना। संख्या बढ़ाकर वो क्या करता है, अपनी जाति के स्थायित्व को कायम रखने की कोशिश करता है। यदि वो जनन नहीं होगा, वो संख्या नहीं बढ़ाएगा, तो एक आगे आने वाले समय में उसकी जाति
एक तरीके से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, समाप्त। इसके खतरे की वजह से हर जीव जंतु अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए जनन अति आवश्यक है। दूसरा जनन होता है हमारे पास कौन सा, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की बात की जाए तो अलैंगिक जनन में नील हरित शैवाल को कुछ विपरीत परिस्थितियों में बचाने के लिए, तो मतलब ये हर हमेशा जनन नहीं हो रहा है, ये कुछ विपरीत परिस्थितियां इसके सामने आएंगी। जब मौसम हमारा खराब होगा, विपरीत मौसम जब आएगा, उस मौसम में अपने आप को बचाने के लिए इसके अंदर अलैंगिक जनन की क्रिया होगी। जैसे कि बहुत ज्यादा मात्रा में तापमान बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, या बारिश बहुत कम हो जाए, सूखा पड़ जाए, क्योंकि इसको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, नमी चाहिए। तो वो नमी यदि अनुपस्थित हो जाए, पानी वहां पे अनुपस्थित हो जाए, तो अपने आप को जीवित रखने के लिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है, अलैंगिक जनन करती है। तो मतलब अलैंगिक जनन, ये बात याद रखना है आपको कि विपरीत परिस्थितियों से बचाने के लिए होने वाला है। जैसे कि नॉस्टॉक में एकाइनीट के निर्माण के द्वारा एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेती है कौन, नॉस्टॉक, जिससे पानी की भी अनुपस्थिति में ये आसानी से अपना जीवन यापन कर सकती है। और जैसे ही इसकी अनुकूल परिस्थितियां आ जाएंगी, तो यही एकाइनेट वृद्धि करके फिर से साइनोबैक्टीरिया का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। ये प्रक्रिया इनके द्वारा होती है। क्लियर। दूसरा आता है हमारे पास वाटर ब्लूम, जल प्रस्फुटन। इसकी बात करते हैं, ये क्या है, देखो नील हरित शैवाल का प्रदूषित जल में बहुत ज्यादा उगना जल प्रस्फुटन कहलाता है। देखो अब जहाँ पे जल बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषित हो जाता है, वहां पे हमें नील हरित शैवाल की संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरीके से इंडिकेटर हो गया। किस चीज का इंडिकेटर हो गया भाई, कि जहाँ पे गंदगी ज्यादा है वहां पर हमें साइनोबैक्टीरिया मिल जाएगा। अब साइनोबैक्टीरिया वहां मिल जाएगा, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है वहां पर वो, कि वहां पर गंदगी बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, वहीं पर हमें देखने को वृद्धि करता है। तो ये एक इंडिकेटर भी कहलाता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आ जाते हैं इनके कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, कुछ महत्व की बात करते हैं। इनके महत्व, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो महत्व की बात करते हैं। देखो लाभदायक महत्व देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजफुल एक्टिविटीज, क्या क्या फायदा हमें इससे होने वाला है। देखो सबसे पहले पॉइंट के अंदर हमें दे रखा है, जो जमीन हमारी मिट्टी क्षारीय भूमि होती है, क्षारीय मतलब जिसका पीएच मान हमें 7 से ज्यादा देखने को मिलता है, वो कुछ बीजीय उपजाऊ बना देती हैं, और ये बीजीय अम्लीय पदार्थ स्रावित करती हैं, जो कि भूमि की क्षारीयता को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। तो जिस जगह पर हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी उगती है, उस जगह पर जो जमीन क्षारीय होती है उसको वो अम्लीय बना देती है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा कुछ अम्ल स्रावित किए जाते हैं। तो मतलब हम अम्ल की बात करें तो इनका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, तो ये अम्लीय बना देंगी। और क्षार का पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। 7 से अधिक यदि पीएच मान है तो हम उसे क्षारीय कह देते हैं, और यदि किसी का पीएच मान 7 है तो हम उसे उदासीन कह देते हैं। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं, बीजीय हरे खाद ग्रीन मैन्योर के रूप में भी काम में ली जाती है। देखो भाई हमने पढ़ा है हरी खाद के बारे में, हरी खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। हरी खाद के लिए भी इसका बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग होता है। कुछ तीसरे पॉइंट में बात करते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिन्स स्रावित करते हैं, कुछ जहरीले पदार्थ स्रावित करते हैं, जो कि मच्छरों के लार्वा को पानी में वृद्धि नहीं करने देती है। तो कुछ बीजी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मच्छर हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, कम, तो मच्छर वृद्धि नहीं कर पाते हैं, उनके लार्वा को क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। क्योंकि मच्छर भी हमें ऐसी जगह पर देखने को मिलेगा, तो वो टॉक्सिस उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये तो हमारे लिए लाभदायक। अब कुछ हानिकारक प्रभाव हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि जल प्रस्फुटन, वाटर ब्लूम, ये भी हमारे पास एक तरीके का हानिकारक प्रभाव है। दूसरा, पानी के टैंक में ओकर से खराब करने वाली ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको याद रखना है, ऑसिलेटोरिया। अक्सर हमने देखा होगा कि पानी का टैंक हमारा भरा रहता है, उसके अंदर प्राकृतिक रूप से ये अपनी वृद्धि करने लगती है, जिसका नाम है ऑसिलेटोरिया, और उस पानी को क्या कर देती है, खराब। अक्सर आपने देखा होगा लंबे समय तक पानी उस टैंक के अंदर भरा रहता है, तो उस टैंक में अपने आप नीचे जमीन में तली, जिसको हम कहते हैं चारों तरफ, उसमें चोई जमने लगती है, काई जमने लगती है, शैवाल जमने लगती है, जिसे हम कहते हैं, कौन सी है वो, ऑसिलेटोरिया है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड में देखा जाए तो अगली स्लाइड के अंदर हमारे पास आ जाता है एक अगला जीव, जिसे माइकोप्लाज्मा हम कहते हैं, जिसको हम पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। ये बात आपको याद रखना है, पीपीएलओ याद रखना है इसका नाम। प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसे हम पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। और ये है क्या, देखो इसकी बात करते हैं। माइकोप्लाज्मा की खोज फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, इनका नाम है नोकार्ड और रॉक्स, 1898 में।
इन्होंने प्लूरोनोमोनिया रोग से पीड़ित पशुओं में इनकी खोज की थी और इनको प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोला गया, यानी पीपीएलओ बोला गया था। तो भाई इनकी खोज किसमें की गई थी भाई, तो ये बात भी आपको याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा की खोज पशुओं के अंदर की गई थी। ठीक है, प्लूरोनोमोनिया से पीड़ित पशु जो थे उनके शरीर में इनकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। और इस माइकोप्लाज्मा की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो कहाँ के थे, फ्रांस के। उनका नाम क्या था, देखो नोकार्ड और रॉक्स उनका नाम था। कब खोजा गया था भाई इसको, 1898 में खोजा गया था। ये बात आपको याद रखना है। दूसरी हम बात करें, इसको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था नोवेक के द्वारा। नोवेक 1929 में इनको नाम क्या दिया गया, माइकोप्लाज्मा नाम दिया गया था। तो भाई ये माइकोप्लाज्मा है क्या वास्तव में, ये सूक्ष्म जीवी तो हैं जिनको अभी तक हम मोनेरा के अंदर हम पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं आपके, सूक्ष्म जीव हैं। ये कोई ऐसे हायर एनिमल नहीं है हमारे पास, जीव नहीं है हमारे पास, ये सूक्ष्म जीव है। ये हमें आंखों से नहीं देंगे, कुछ मात्रा में हमें इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हमारे पास थे। एक जापानी साइंटिस्ट है हमारे पास, डोई एट ऑल, इसका नाम याद रखना है आपको, डोई एट ऑल। 1967 में सर्वप्रथम पादपों में होने वाला एक रोग था जिसे एस्टर येलो कहते हैं। पेड़ पौधों में होने वाली एक बीमारी है जिसको एस्टर येलो के नाम से जाना जाता है। वो बताया उन्होंने कि वो माइकोप्लाज्मा जनित बताया। माइकोप्लाज्मा जनित बताया मतलब ये था कि ये बीमारी माइकोप्लाज्मा से हो रही है। कौन सी बीमारी, एस्टर येलो रोग। किसके अंदर, पादपों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर। और डोई ने, डोई मतलब ये साइंटिस्ट का नाम है, ने पादपों के लिए इन जीवों को माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम एमएलओ नाम दिया था उन्होंने। डोई के अनुसार इस रोग में फ्लोएम ऊतकों पर चालनी लनकाहों और फ्लोएम मृदुतक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। भाई ये फ्लोएम ऊतक क्या है, ये पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाले क्या है, एक संवहनी ऊतक है। संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक जो कि किसका परिवहन करते हैं भाई, भोजन का। भोजन का परिवहन मतलब भोजन का ट्रांसफर करते हैं एक स्थान, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पेड़ पौधों के अंदर पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, तो पत्तियों में बने हुए भोजन को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किस ऊतक के द्वारा किया जाता है, वो है हमारे पास फ्लोएम। ठीक है, बाकी के एक जाइलम और है हमारे पास जिसके द्वारा जल का परिवहन किया जाता है। ये संरचना देखने को हमें मिलती है, इस टाइप की संरचना होती है किसकी, पीपीएलओ की, जिसे हम माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं, पीपीएलओ। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या संरचनाएं हमें देखने को मिलती है। ये हमारे पास है क्या, माइकोप्लाज्मा। इस टाइप की संरचना हमें देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर क्या क्या है, देखो ये भी एक सेल है, कोशिका है भाई। ये भी क्या है, एक सेल, जिसे हम कह देते हैं क्या, कोशिका। कोशिका एक कोशिकी है, पूरी जो संरचना इसकी है ना वो कोशिका के अंदर ही हमें देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर क्या है, देखो इसका खुद का एक सर्कुलर डीएनए हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है इसके अंदर। ये इस तरीके से एक धागेनुमा संरचना के रूप में सर्कुलर फॉर्म में हमें डीएनए देखने को मिल रहा है। इसी कोशिका के अंदर हमें क्या मिलेंगे, राइबोसोम। और राइबोसोम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हमारा इसके अंदर जो राइबोसोम होगा ना, वो हमारे पास कैसे प्रकार का होगा, राइबोसोम 70S प्रकार का होगा हमारे पास। क्योंकि 80S प्रकार का जो राइबोसोम है ना, वो तो हमें यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो राइबोसोम है ना, वो हमें कैसा मिलेगा देखने को, 70S प्रकार का। दूसरा, राइबोसोम का काम क्या है भाई, प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम। तो यहाँ पर ये काम कर रहा है। दूसरी यदि हम बात करें, डीएनए मिल गया हमें, इसका राइबोसोम मिल गया, कुछ इसके अंदर सोलुबल आरएनए भी पाया जाता है भाई। ये बात भी याद रखना है, आरएनए भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये जो है ना वो आरएनए है हमारे पास, आरएनए। आरएनए भी हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, ये आरएनए पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका भले ही है, उसके अंदर हमारे पास डीएनए आरएनए हमें देखने को मिल रहे हैं, इनके अंदर ये पाए जाते हैं आरएनए। ठीक है, आरएनए मिल गया, राइबोसोम मिल गया हमें, इसके अंदर डीएनए मिल गया, इसके अंदर कुछ प्रोटीन होती है, सोलुबल प्रोटीन, इसके अंदर आसानी से जो घुलित अवस्था में इसके अंदर पाई जाती है। ये सब के सब हमें कण जो दे रखे हैं वो क्या है, प्रोटीन के कण हमें दे रखे हैं, ये प्रोटीन हमें दे रखी है। दूसरी यदि बात करें, ये इसकी बाहरी झिल्ली कहलाती है। ये क्या है, बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली होती है जी हमारे पास।
इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, जिसको हम बोल देते हैं, लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, या फिर बोले तो लाइपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। लाइपोप्रोटीन, ये भारी जो झिल्ली होती है, इसकी आउटर कवरिंग जिसे हम बोलते हैं, वो किससे मिलकर बनी होती है भाई? लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो ये संरचना हमें देखने को मिलती है इसकी, माइकोप्लाज्मा की, या बोले तो पीपीएलओ की। आगे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कुछ मुख्य बिंदु, कुछ पॉइंट इसके बारे में आ जाते हैं जो कि हमें एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय और सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक जीव है भाई, ये बात तो हम पढ़ ही रहे हैं कि जो मोनेरा के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी कैसे जीव हैं? एक कोशिकीय और सूक्ष्म जीव हैं हमारे पास। दूसरा पॉइंट आता है, कोशिका झिल्ली इसकी ट्रिपल लेयर होती है, 3 लेयर इसके अंदर पाई जाती हैं। देखो हमारे पास ट्रिपल लेयर होती है इसकी कोशिका झिल्ली, बाहरी झिल्ली, बीच वाली झिल्ली और अंदर वाली, ये 3 लेयर इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ये बात हमारी हो चुकी है। इसके अंदर डीएनए देखने को मिलेगा जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा इसके अंदर, और सर्कुलर डीएनए होगा। आरएनए मिलेगा जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ये बात हमें याद रखनी है। आरएनए कैसा मिलेगा? सिंगल स्टैंड वाला। और डीएनए इसके अंदर मिलेगा हमें कैसा? डबल स्टैंड वाला डीएनए, ये बात भी हमें याद रखनी है। दूसरे अगला पॉइंट बनता है हमारे पास कि इनकी आकृति कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण अनिश्चित होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी हमारे, अतः ये बहुरूपी होते हैं, अपना रूप बदलते रहते हैं। इसी कारण इनको पादप जगत या सूक्ष्म जैविकी का जोकर कहा जाता है भाई। ये अपना रूप बदलते रहते हैं भाई। जोकर का काम क्या है भाई? अपना रंग रूप बदल के लोग बागों को हंसी मस्ती कराना। तो फिलहाल इसकी बात करें तो ये क्या होता है? पीपीएलओ, जिसको हम प्लाज्मा माइकोप्लाज्मा नाम देते हैं, ये अपना रूप बदलते रहते हैं। इनका कोई फिक्स आकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या अनुपस्थित होता है भाई? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट बात करें, पोषण की दृष्टि से माइकोप्लाज्मा परासरणीय प्रकार का पोषण करता है। ऑस्मोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर होता है। पराशरण की प्रक्रिया के द्वारा ये भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और उसी तरीके से उत्सर्जन की क्रिया भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इन जीवों पर कोशिका भित्ति पर क्रिया करने वाले प्रतिजैविकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे पेनिसिलिन, हम पढ़ चुके हैं पेनिसिलिन। इन जीवों पर कोशिका भित्ति पर क्रिया करने वाले प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जिनको हम कहते हैं, इनका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इससे जो रोग होंगे वो पेनिसिलिन इस टाइप की जो एंटीबायोटिक है इससे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये नष्ट नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट हमारे पास, इन जीवों पर उपापचयी क्रियाएं जैसे कि मेटाबॉलिक हैं उनको प्रभावित करने वाले कुछ जैविक जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोएम्फिकॉल आदि का प्रभाव होता है। ये याद रखना है आपको, इन चीजों का प्रभाव पड़ता है जो कि मेटाबॉलिक क्रियाओं को क्या कर देती हैं जी, जो इस जीव के अंदर जो जिन्हें हम कहेंगे कुछ क्रियाएं चल रही हैं शरीर के अंदर जो होने वाली क्रियाएं, उन पर इन चीजों का प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन एंटीबायोटिकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बात करें, माइकोप्लाज्मा की अधिकांश जातियां विकल्पी अनॉक्सीजीवी होती हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, अर्थात ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है, बिना ऑक्सीजन के भी ये जीव जीवित रह सकते हैं। इनको ऑक्सीजन ना दिया जाए तब भी ये जीवित रहेंगे। दूसरा, माइकोप्लाज्मा की जातियां मृतोपजीवी होती हैं या विकल्पी परजीवी होती हैं। ये बात भी हमें याद रखना है जी, हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि विकल्पी परजीवी क्या होते हैं, मृतोपजीवी क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक जिन्हें बोला जाता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट इनको बोला जाता है परजीवी। ये हमारी पिछली क्लास के अंदर हो चुका है, सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब बात करें इसी तरीके से माइकोप्लाज्मा में जनन। भाई कोई जीव यदि है तो जीव के अंदर जनन तो होगा ही होगा। अब जनन होने के तरीके उसके अंदर अलग अलग हो सकते हैं। अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए हर जीव को प्रजनन करना पड़ता है और बहुत ज्यादा मात्रा में अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए ज्यादा मात्रा में जीव उत्पन्न करता है। जैसे कि द्विविखंडन बड़ी सामान्य विधि है, पढ़ चुके हैं। मोनेरा के अंदर द्विविखंडन प्रक्रिया पर सबसे सर्वमान्य विधि मानी जाती है। दूसरा है मूल पिंड या प्राथमिक संरचना, जिसे हम एलिमेंट्री बॉडी कह देते हैं। एक और जनन की इसके अंदर विधि पाई जाती है, देखते हैं तो क्या है। माइकोप्लाज्मा संक्रमण से उत्पन्न रोग। अब कुछ रोगों के बारे में हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो दो विधियां हैं, जनरली हम पढ़ चुके हैं कि माइकोप्लाज्मा के अंदर द्विविखंडन होने वाला है, और जो कि मोनेरा जगत के अंदर सबसे सर्वसामान्य विधि कहलाती है। तो ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं इसके अंदर कि अब इससे उत्पन्न होने वाले रोग क्या क्या हैं हमारे।
देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बैगन के अंदर। बैगन का छोटी पत्ती रोग या इसको बांझ रोग के नाम से भी जानते हैं, जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही होता है, जिसे हम लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल कह देते हैं। ये बात आपको याद रखना है। बैगन के अंदर छोटी पत्ती या बांझ रोग किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट बनता है पपीते के अंदर। पपीते के अंदर गुच्छित चूर्ण रोग, जिसे बंची टॉप ऑफ पपाया के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, पूछा जाता है आपसे, अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। बंची टॉप बीमारी किसकी वजह से होती है? तो वही है हमारे पास क्या, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा जिसको हम बोल रहे हैं। दूसरा, इससे बीमारी लगती है मूंगफली के अंदर, आलू के अंदर भी लगती है, जिसे हम कुर्ची समरोग कहते हैं। ब्रूम ऑफ ग्राउंडनट पोटैटो, ये बात याद रखना, कुर्ची समरोग, विच इज ब्रूम ऑफ ग्राउंडनट पोटैटो। दूसरा, इसका सनफ्लावर के अंदर, सूर्यमुखी का जो पौधा होता है उसके अंदर हम इसको एस्टर येलो रोग के नाम से जानते हैं। तो एस्टर येलो रोग डिजीज जो है ना, वो सनफ्लावर में किसकी वजह से होती है? आपकी माइकोप्लाज्मा। तो ये बात आपको याद रखना है, रोगों के नाम भी याद रखना है, कौन कौन सी फसलों के अंदर हमें ये रोग देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे पास एक तो था क्या, बैगन के अंदर बीमारी देखने को मिलेगी, पपीता है, मूंगफली है और सूर्यमुखी है, आलू भी है हमारे पास। इनके अंदर जो बीमारी हमें देखने को मिल रही है वो किसकी वजह से हो रही है? माइकोप्लाज्मा की वजह से हो रही है। दूसरी बात करें कि पादपों में माइकोप्लाज्मा जनित रोग मुख्यतः लीफ हॉपर द्वारा संचारित होती है। ये बात आपको याद रखना है कि जितनी भी बीमारी पादपों के अंदर होने वाली है, किससे? माइकोप्लाज्मा से। वो सभी की सभी होने वाली है किससे? लीफ हॉपर से होने वाली बीमारियां हमें कहलाती है। तो इस तरीके से देखा हमने कि जो हमारे पास मोनेरा जगत जो था उसके अंदर हमने बैक्टीरिया पढ़े, यू बैक्टीरिया इनके अंदर हमने पढ़ा, और ब्लू ग्रेन एल्गी हमने पढ़ी, जिसको हम बीजीए या साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो मोनेरा जगत के ही अंदर इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उत्पादन हो गया था। तो प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट किया था, जिसे हमने बोला है कि मोनेरा, मोनेरा किंगडम या मोनेरा समूह। समूह मतलब क्लासिफिकेशन हम इससे पहले वाली क्लासों में कंप्लीट कर चुके हैं आपके लिए, कि किस तरीके से जीव जंतुओं का नामकरण किया जाता है, किस तरीके से उन्हें नाम दिया जाता है, किस तरीके से उनको ग्रुपों में बांटा जाता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इनके ग्रुप बनाए, इनको नाम दिया, उस आधार पर आज हम पढ़ पा रहे हैं कि ये मोनेरा जगत है। ये मोनेरा जगत के सभी जीव जंतुओं के लक्षण कहीं ना कहीं एक जैसे पाए जाते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? मोनेरा जगत बोल देते हैं। क्लियर बात? तो ये था हमारे पास क्या, माइकोप्लाज्मा वाला पॉइंट हमारे पास। तो ये क्लास जो हमारी थी, इसके अंदर आज की क्लास के अंदर हमारे पास जो हमने पढ़ा था मोनेरा जगत, वो कंप्लीट हो जाती है। और अगली क्लास के अंदर अगला क्लासिफिकेशन हम आपके लिए लेके आएंगे, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा की यदि हम बात करें तो ये किस प्रकार के जीव होंगे आपके, कैसे श्वसन करते होंगे, कैसे जीवन यापन करते होंगे, क्या वो भी सूक्ष्म जीव होंगे या नहीं होंगे, ये सारी बातें हम आपके लिए अगली क्लास के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितने भी लोगों ने क्लास को लिया है, ज्वाइन किया है, वो सभी लोग, अभी तक जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो भाई सबसे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम आपसे करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।